नाज़रीन वेलकम बैक और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब। अमेरिका का क्या इस पूरे तनाज़ुर में, जहां पर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लेटेस्ट बयान में ये कहा है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर सालसी का किरदार अदा करके एक सीज फायर करवा सकते हैं, देन ही कैन मेक अ डील, एंड ही सेड दैट ही विल मेक अ डील बिटवीन ईरान एंड इजराइल। शुड हिज स्टेटमेंट्स बी टेकन सीरियसली सर? पहली बात तो यह है कि इस वॉर के स्टार्ट होने से पहले अमेरिका जो स्टेटमेंट्स दे रहा था उसके दो पर्पसेस हैं, अज्यूम किया जा सकता है। पहला पर्पस था प्रेशर टैक्टिक्स कि जितना ईरानियन लीडरशिप को प्रेशर में लाया जा सके, ब्रिंकमैनशिप से, थ्रेट से वो प्रेशर में लाया जाए। और उसके साथ पैरेलल वो एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के लिए भी स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि अगर इसराइल कुछ करता है तो ये यूनिलेटरली इसराइल का डिसीजन है। ईरान तो नहीं, यूएस तो नहीं चाह रहा कि ये जंग हो। लेकिन इस बात पे कौन यकीन करेगा? जो जितनी कैपेबिलिटीज इस्तेमाल कर रहा है इसराइल, सबसे लीथल कैपेबिलिटी F-35 वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो F-35 तो यूएस की अपनी पॉलिसी के तहत दुनिया के किसी मुल्क को बेचा तक नहीं जा सकता। एक अलायंस को या एक एलाई को प्रोवाइड करना तो दूर की बात, वो किसी को बेचना भी नहीं है चाह रहे। उसकी वो एक जदीद एयरक्राफ्ट है और उसकी कैपेबिलिटीज बड़ी डिस्टिंक्ट हैं, तो वो किसी को बेचना भी नहीं चाह रहे। तो सारे के वो यूज कर रहे हैं। तो इसको कैसे कहा जा सकता है कि यूएस इसमें इन्वॉल्व नहीं है? अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं जब से जंग शुरू हुई है, उसमें अभी भी प्रेशर डालने के लिए, जैसे ये जो ट्वीट था प्रेसिडेंट ट्रंप का कि अगर यूएस को किसी तरह से भी हिट किया गया या यूएस के किसी भी जो बेसिस हैं या जो एसेट्स हैं रीजन में उनमें किसी को नुकसान पहुंचा, तो फिर ऐसा होगा कि जैसा कभी ईरान ने देखा नहीं होगा। ये भी वो प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन इसके साथ साथ जो वो डील की बात कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ मैसेजिंग तो चल रही है। अब बात यहाँ पे जाके खुलेगी कि G7 की समिट के बाद क्या कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएशंस को रीस्टार्ट करने के लिए ईरान को वो ऑफर कर पाएंगे, जो ईरान अपनी डिग्निटी के साथ इस वॉर से एग्जिट कर सके और उन कंडीशंस को कबूल करे। इस पर डिपेंड करेगा। और एक्सटर्नल एग्रेशन आपको लगता है कि जनरल साहब के उसने फर्दर एक जो सपोर्ट है उसको मजबूत कर दिया है फॉर ईरान, और अब इस पूरे तनाजुर में ईरान भी ज़्यादा कन्विंस्ड होगा कि वो एक न्यूक्लियर डेटरेंस की तरफ जो है अब उसकी इंपॉर्टेंस और उजागर हो गई है आपके ख्याल में? जी, बात यह है कि ये जो इस तरह के क्राइसिस जब भी किसी सोसाइटी को फेस करने पड़ते हैं, किसी नेशन स्टेट को, तो इस तरह के क्राइसिस जो हैं ये यकजात तो इकट्ठा तो लोगों को करते हैं, लोगों के हौसले नहीं पस्त हुआ करते, और वो भी ईरान जैसी कौम के। जहां तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, ये देखना पड़ेगा कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उनकी कैपेबिलिटीज थी, ह्यूमन रिसोर्स तो उनका बहुत ज्यादा डैमेज हो गया। उनके सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट शहीद हो गए हैं ज्यादातर। लेकिन क्या मेरे अपने असेसमेंट में एक फौजी नुक्ता नजर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक इंटैक्ट होगा। ओवर द सरफेस जो डैमेज हुआ है वो डैमेज रिकवर हो सकता है कुछ महीनों, चंद सालों में। तो अगर ये जंग जब भी खत्म होगी और ये रजीम अगर रहता है, और तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे अपने परसूट से। राइट। और जनरल साहब पाकिस्तान में भी ये बातें जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, और लोगों का ख्याल है कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने 2011 का इंटरव्यू उनका इट्स डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया एज वेल, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो मिशन था इट इज़ टू प्रिवेंट इस्लामिक regimes meaning up with nuclear weapons, and people are of the opinion that once Iran is taken down, the next target could be the only Islamic nuclear country, Pakistan. आपको लगता है, although इसहाक डार साहब ने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट टेक दिस इंटरव्यू एंड टेक दिस स्टेटमेंट फ्रॉम 2011 वेरी लाइटली, आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि एक इंडो इजराइल ये जो नेक्सस है दे विल कम आफ्टर अस, ऑल्दो हमने इंडिया को जवाब तो अभी रिसेंटली ही दिया है? नेतन्याहू ने जो 2011 में चैनल 2 को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी, उसके पीछे उनका माइंडसेट है। और ये पहले कोई इजरायली प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट समझा। उनके सबसे पहले बेन गुरियन जो थे, उन्होंने भी, गोल्डा मेयर ने भी, उन्होंने सब ने पाकिस्तान को एक थ्रेट की लिस्ट में शामिल किया था।
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں جو کوئی ملٹری مسئلہ رکھتا ہے، ویسے تو جنرلی وہ اسلام، مسلمان اور تمام مسلمان ممالک سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جس کے کوئی پار پوٹینشیل ہیں وہ تو ان کی ٹارگٹ میں رہتے ہیں. تو جو آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر نے آج بات کی، امپورٹنٹ فورم سے بات کی، اس کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے اپنی اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو ایسا نہیں ہے کہ سن کے ہم نے ایک طرف سے دوسری طرف سے کان سے نکال دی ہے. وی آر الائیو ٹو اٹ. تو اٹ از سفیشینٹ ٹو سے جو انہوں نے کہا. اور جن صاحب، ایرانی پارلیمنٹ میں آج شکریہ پاکستان کے نعرے بھی لگے. ایرانی صدر نے اپنی تقریر میں پاکستان کا بالخصوص شکریہ ادا کیا. پاکستان نے پہلے ہی آ کے اپنے موقف سے پوری دنیا کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ ہم نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور ہم ایرانی حکومت اور ایرانی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں. لیکن کیا پاکستان کو اس سے آگے بڑھ کے بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، انٹرنیشنل سسٹم میں نیشن سٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتی ہیں وہ ایک گولڈن پرنسپل ہے جس پہ بیس کر کے کرتی ہیں، اور وہ گولڈن پرنسپل ہے ریسیپروسٹی. کہ جس طرح آپ کے ساتھ جس حد تک کوئی آپ کے ساتھ چلتا ہے، آپ بھی اسی حد تک اس کے ساتھ چلتے ہیں اور ریسیپروکیٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ابھی سب کو پتا ہے کہ جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر یونیلیٹرلی ملٹری ایگریشن کی، تو نہ تو ایران نے اس کی مذمت کی، نہ کوئی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ اس کے خلاف دی، کنڈیم کیا، یا کوئی پاکستان کا ساتھ دینے کی بات کی. انہوں نے ایک جو ڈپلومیسی میں ایک نارمل سی نوانس سی پوزیشن ہوتی ہے وہ انہوں نے لی کہ جی ڈی ایسکلیٹ کریں، بات چیت پہ انحصار کریں. تو پاکستان نے تو اس ریسیپروسٹی کے پرنسپل سے آگے بڑھ کے بہت کھل کے، نہ صرف پہلے ہی دن سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فورم سے سٹیٹمنٹ دی، بلکہ یو این ایس سی میں بھی بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹ دی. اب ڈپینڈ کرے گا کہ جب کانفلکٹ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد ایران جب تمام ممالک کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو ریویو کرتا ہے، تو آج جیسے انہوں نے شکریہ ادا کیا، کانفلکٹ کے بعد اپنے ریویو میں وہ پاکستان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو کیسے دیکھیں گے اور آگے کیسے چلانا چاہیں گے. امید تو یہی رکھی جائے گی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط ریلیشن کو ہم استوار کریں گے. رائٹ. تھینک یو سو مچ جن صاحب. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں.